तो हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है सीएसबीएस के सिलेबस में, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम के सिलेबस में। उसमें हम लोग आप लोगों के कमेंट के हिसाब से आप लोगों को इस चैप्टर में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम ट्राई करेंगे कि इसमें जितने भी यूनिट्स है, लाइक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, जितने भी यूनिट्स है हम सबको कवर करने की ट्राई करेंगे। पर इस वीडियो में हम बेसिकली हम लोग मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बात करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, और इसमें जितने भी टॉपिक्स है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। आप लोग ने अपने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो हम लोग अभी इस पे बात नहीं करते। बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड, आप लोग को याद होगा तो बेल शेप्ड का इसका ग्राफ बनता था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। हम लोग उस पर भी नहीं जा रहे हैं। हम लोग का मेन पॉइंट क्या है, हमारा मेन डील क्या है कि मल्टीवेरिएट क्या है इसमें। तो मल्टी, if we break the term, like multi means multiple and variate means variable। किसी भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी प्रॉब्लम में अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल गिवन हो, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो आप लोग पूछेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और ये क्या है, मतलब मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशन मॉडल, ये क्या है और हमें क्यों पढ़ने की नीड है, इसे क्यों पढ़ना है, हमें ज़रूरी क्या है। तो इसकी इसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में भी है। उसके लिए हम लोग समझते हैं कि क्या है। सो ये हमारे माइंड में एक बेसिक सा सवाल आता होगा कि व्हाई मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सो इम्पोर्टेंट। क्यों इसके लिए हम एक यूनिट पढ़ रहे हैं अलग से, क्यों इतना ज़रूरी है ये हमारे सिलेबस में। तो हमें ये पढ़ना है, तो इसका सॉल्यूशन हम तीन रीजंस में देना चाहेंगे। पहला, मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी। आप एक समझो, अगर आप एक इंसान हो, अगर मैं आपको कुछ वेरिएबल्स में डिवाइड करूं, जैसे आपका नाम, आपका क्लास, आपकी ब्रांच, आपका कॉलेज, ये आपके कुछ कुछ वेरिएबल्स हैं। ये हर इंसान के लिए चेंज होते रहेंगे, इसीलिए वेरिएबल्स हैं। तो अगर हम इन सब पे बात करें, इतने सारे वेरिएबल्स आपके अप्रॉक्सीमेटली 100 150 कितने भी वेरिएबल्स बन सकते हैं। अगर इन सब वेरिएबल्स पे हम बात करें, सारे वेरिएबल्स से बात करें, और इन सब वेरिएबल्स से हम एक निष्कर्ष निकाले, एक रिजल्ट निकाले, एक रिजल्टेंट निकाले, तो उस केस में हमारा मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काम आएगा। तो ये एक तरह से मैथमेटिकली सिंप्लिसिटी हमें प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज मल्टीवेरिएट वर्जन ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। आप इसके कॉम्प्लेक्सिटी पे मत जाए, ये थोड़ा एडवांस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप बेसिकली इतना समझे कि वर्जन ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट इज नथिंग बट मीन। कहीं भी सेंट्रल लिमिट की बात करें तो वो मीन की बात कर रहा है। तो हमें मीन निकालने में मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मदद से हम लोग मीन निकालते हैं। इसमें एक टॉपिक था, अगर आपने गौर किया हो तो, एस्टिमेशंस एंड पैरामीटर। इसमें इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। एस्टिमेशन एंड पैरामीटर में दो पैरामीटर होते हैं। उसमें से एक पैरामीटर होता है मीन, और दूसरा पैरामीटर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी हम लोग उस पे आते हैं क्या होता है। तो बेसिकली हमने दो पॉइंट डिस्कस किया। मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी, कि हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सिंपल बना सकते हैं। दूसरा, कि हम लोग इससे मीन निकाल सकते हैं। मीन, किसका मीन निकालेंगे, रैंडम वेक्टर्स की भी सब पे बात करते हैं हम लोग। तीसरा है कि हम लोग इसमें जो भी नेचुरल फिनोमिना है, कि यूनिवर्स में जितने भी फिनोमिना होते हैं, वो ऐसा थोड़ी कि वो सिंगल वेरिएबल पे होंगे। मैक्सिमम फिनोमिना मल्टी वेरिएबल पे काम आते हैं। कोई भी फिनोमिना हो, उसमें इतने सारे एक्सेप्शंस होते हैं, और हम लोग को अगर सारे एक्सेप्शंस को कंसिडर कर रहे हैं तो वो एक मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमें स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना में बहुत काम आता है। तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। अब हम ये समझ गए कि ये क्या होता है मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और क्यों पढ़ना है, क्यों ज़रूरी है ये। अब हम ये समझते हैं कि सिलेबस के हिसाब से सिलेबस हमें क्या बताना चाह रहा है इसमें। सबसे पहले हमें पढ़ना है मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। व्हाट इज मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो थोड़ा रीड कर ले। मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मल्टी डायमेंशनल जनरलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली एक वन डायमेंशनल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक वन डायमेंशनल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें क्या होता है कि इस एक वन डायमेंशनल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग उस पे पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। पॉइंट्स मतलब नहीं समझ में आया क्या बोले।
It means that it basically represents the distance of random variable over multivariate distribution correlated to each other. यार ये इतनी भारी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। ठीक है, हम बताते हैं क्या हो रहा है। बेसिकली अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ मालूम हो तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप में होता है, बेल शेप। ठीक है, अब इस बेल शेप्ड ग्राफ में हम लोग इमेजिन करते हैं कि बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है? वो वेरिएबल्स जो जिनका कुछ मान धर्म नहीं होता, वो खुद से ही रैंडम रैंडम से ही है। मतलब कोई एग्जांपल दूं तो एक वेरिएबल है एक्स जिसका वैल्यू है 43, एक रैंडम वेरिएबल है। मैंने सोचा भी नहीं कैसे आया क्या आया, कोई कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो ये एक रैंडम वेरिएबल है। तो मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में है और ये सारे रैंडम वेरिएबल्स एक, हम लोग को ये पता करना है कि ये सारे रैंडम वेरिएबल्स में कुछ कोरिलेशन है या नहीं है। कोई कोरिलेशन है क्या इस रैंडम वेरिएबल में? इस अगर रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन होता है, उसके स्टडी को, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका कुछ ये इस टाइप का फॉर्मूला होता है, fx इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ -1/2 बाय 2 पाई टू द पावर p/2 into e raised to the power -1/2 x minus u complement summation -1 to the power complement x minus mu। तो ये इतना खतरनाक सा दिखता हुआ फॉर्मूला को हम लोग कैसे याद करेंगे, और ये क्या बताना चाह रहा है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो चलिए हम इसे थोड़ा आसान कर दें। बेसिकली फर्स्ट समझते हैं कि इसमें जो x है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो लिखी हुई है गंदी गंदी सी चीज़ें, ये है क्या? तो ये x एक रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल मैंने आपको बताया क्या होता है अभी। कोई कोई सा भी डेटा एक वेरिएबल में स्टोर हो, रैंडम वेरिएबल उसको बोलते हैं। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, तो उसको डिनोट इस सिंबल से करते हैं, x कॉम्प्लीमेंट एन पी यू यू। फिर हम समझते हैं कि सब है क्या। फिलहाल इसे हम लोग डेराइव करते हैं कि इसमें इसका डेरिवेशन बात करते हैं। इसे पढ़ेंगे कैसे? पहले तो रैंडम वेक्टर हैविंग p क्रॉस 1 follows p variate normal distribution such as mu is the mean and summation is a dispersion। मतलब आप समझिए कि ये fx एक फंक्शन है जिसमें कि ये जो समेशन है, ये डिस्पर्शन मैट्रिक्स है। डिस्पर्शन मैट्रिक्स बताते हैं क्या होता है। इसमें जो म्यू है वो मीन है, ये भी मीन है, और ये एक्स क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है। तो बेसिकली हम इसे सारे टर्म्स, पी एक कांस्टेंट है, इसके सारे टर्म्स को हम लोग ने देख लिया कि क्या क्या टर्म्स इसमें यूज हो रहे हैं। अब हम समझते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे हो रहा है। अगर इसका आप डेरिवेशन ठीक से समझ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक्सप्रेशन इतना भी मुश्किल नहीं है। इसके डेरिवेशन पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले तो हम एक रैंडम वेक्टर मानते हैं, लेट करते हैं, लेट एक्स बी अ रैंडम वेक्टर। रैंडम वेक्टर है, एक वेक्टर के अंदर क्या होता है, एक वेक्टर के अंदर वैल्यूज होती है। तो एक्स बी अ रैंडम वेक्टर जिसके अंदर कुछ पी वैल्यूज है, x1 x2 x3 पी वैल्यूज है एक रैंडम वेक्टर के अंदर। और हम लोग म्यू मानते हैं, एक मीन वेक्टर है। एक मीन वेक्टर के अंदर म्यू 1 म्यू 2 म्यू से म्यू पी तक मीन वैल्यूज है। अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं किसके पे, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो हम लोग उसको ऐसा लिखते हैं कि एक फंक्शन है एफ एक्स, जिसमें कि उस फंक्शन के अंदर हर एक रैंडम वेक्टर हर एक रैंडम वेरिएबल स्टोर है। सो एफ1 f2 fp फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि एक फंक्शन के अंदर इतने सारे रैंडम वेरिएबल स्टोर्ड है, मतलब फंक्शन में है, उसको उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है। अब हम लोग ने पढ़ा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के ई रेज टू द पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज या कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस म्यू अल्फा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम लोग इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन जो हमने ये जो लेट किया था, इसको पुट करते हैं। इसको पुट करेंगे तो x के जगह हमारा कैपिटल एक्स आ जाएगा। कैपिटल एक्स हमारा क्या था? कैपिटल एक्स हमारा रैंडम वेक्टर था, वो आ जाएगा। और अल्फा की जगह हमारा ए आ जाएगा। इसमें ए कहीं नहीं है, ए अल्फा क्या है आपको अगर याद होगा, तो अल्फा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लोग उसको बोल सकते हैं।
तो आफ्टर पुटिंग दिस इन इक्वेशन दिस we get fx is equals to k e raised to the power minus 1 upon 2 x minus mu transpose into x minus mu a। अब हम लोग क्या करेंगे, ये x क्या है, एक वेक्टर है। अब हम लोग इसका मतलब क्या होता है, रैंडम वेक्टर की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं रैंडम वेरिएबल। सो x1 x2 दिस इट इज ऑल द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज है। और अब हमें इतना तक तो, ये तक तो हमारा हो गया कि इज इक्वल्स टू ए, हमारा ए बे अल्फा की जगह हमने ए भी पुट कर दिया, सब कुछ हो गया। अब हमें ये पता है, यहाँ से थोड़ा चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं। यहाँ तक तो हमने निकाल देंगे, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमें ये चीज़ पता है कि कोई भी फंक्शन है, अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन यूनिटी आता है। कैसे आता है यूनिटी, थोड़ा थोड़ा डिटेल में चले तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अगर इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एरिया। इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, अगर हम इसके सारे एरियाज को जोड़ देंगे, मतलब सारे एरियाज को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एरिया यूनियन बनेगा ना। उस यूनियन को हम लोग वन से डिनोट करते थे, आपने पढ़ा होगा, तो यूनिटी हो जाता था। अगर यूनिटी नहीं होता तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही नहीं है। तो हम तो बेसिकली मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर रहे हैं ना। अब बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन कब करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हैं जब एरिया, जब भी हमें एरिया पे इंटीग्रेशन करना हो तो हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन पे ही काम आते हैं। तो इतनी डिटेल में आपको नहीं आना, आपको यहाँ से याद रखना है कि हम इस पे, ये जो फंक्शन इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन कर रहे थे। ट्रिपल इंटीग्रेशन करने के बाद हम इसके इक्वेट कर दिए इससे, एफ एक्स और एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, एफ एक्स का वैल्यू ये था, डी एक्स पुट कर दिए और इक्वेशन को वन के बराबर कर दिए। और ऑन सॉल्विंग द अबव इक्वेशन, इस अबव इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारा मेन इक्वेशन ये बनेगा। ये हमारा मेन इक्वेशन बना, एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर वन बाई टू। इस पे ध्यान रखिए, ए रेस टू द पावर वन बाई टू को हम लोग रूट ए भी लिख सकते हैं, पर रूट ए थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था इसलिए पावर वन बाई टू लिख दिए, अपॉन टू पाई पी बाई टू ई रेस टू द पावर दिस दिस इज सेम थिंग। ये तो उसी समय जो आया था वही है। अब हम लोग ए को क्या बोल सकते हैं, ए हम लोग ए हमारा क्या था, ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। समेशन इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए होता है, समेशन हमारा डिस्पर्शन मैट्रिक्स होता है। यही मैं बता रहा था कि डिस्पर्शन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए। तो हम लोग इसको फर्दर लिख सकते हैं। अब ए की जगह हम लोग समेशन यूज कर सकते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन टू द पावर माइनस वन अपॉन टू पाई पी बाई टू। दिस इज इज इक्वेशन, यहाँ भी ए था तो यहाँ भी समेशन इनवर्स आ गया। ये हमारा फाइनल इक्वेशन बना मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ये इसको हम लोग इससे नोट कर सकते हैं, एक रैंडम वेक्टर है, रैंडम वेक्टर पॉइंट कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि म्यू और समेशन है। म्यू क्या है अपना, म्यू है अपना मीन, समेशन क्या है, समेशन है डिस्पर्सन मैट्रिक्स। और इसको हम लोग प्रीसीजन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। प्रीसीजन मैट्रिक्स क्या मतलब, ये जो हमारा जो टर्म आया ना, ये समेशन इनवर्स को हम लोग प्रीसीजन, ये हमारा मैट्रिक्स का प्रीसीजन दिखाता है। अब आप लोग बोलेंगे ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स सा चीज़ हमने कर लिया, ये डेरिवेशन हमने कर लिया, इसे हमें याद कर लेंगे। अब हम समझते हैं, थोड़ा फील लेते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने समझ लिया कि क्या काम आता है, हमने ये समझ लिया कि कैसे निकालते हैं, हमने ये समझ लिया कि क्या क्या उसमें एस्टिमेशंस होते हैं, हमने क्या क्या माना है और कैसे हमारा इक्वेशन आया, ये समझ गए। अब फील लेते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये आपका फील, ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। इट इज एन एलिप्स, एलिप्स के फॉर्म में ग्राफ बनता है। इस एलिप्स में हमारा बहुत मतलब सेवरल रैंडम वेक्टर्स, रैंडम वेरिएबल्स स्टोर होते हैं इस जगह, इस पॉइंट पे। रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम, ये जो रेड पार्ट है ये रैंडम वेरिएबल्स है। इस रैंडम वेरिएबल्स से ये एलिप्स फॉर्म होता है। इस एलिप्स के इस पार्ट, ये है u1। u1 क्या था अपना, मीन, मीन ऑफ पॉपुलेशन, और मीन ऑफ पॉपुलेशन इसके सेंटर पे आता है एलिप्स के। और ये E1 क्या है अपना, आइगन वैल्यू है। अब ये मत पूछना कि आइगन वैल्यू कहाँ से आ गया। अगर हम लोग कोई भी चीज वेक्टर या मैट्रिक्स पे डील करते हैं तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से आती है। तो इसके पैरेलल में आइगन वैल्यू आता है इस इलिप्स के पैरेलल में, और इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में हमारा मीन रहता है, और ये एक इलिप्स के फॉर्म में रहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग ने ये टॉपिक पढ़ लिया, कौन सा पढ़ लिया, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसे, सब कुछ पढ़ लिया। नेक्स्ट हम टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, उस पे आते हैं, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी तो उसमें अपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी। बेसिकली वही सेम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। अगर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन, लेट सपोज हमारे पास दो दो डेटा है, डेटा ए
एंड डेटा बी। अगर हमारे पास बी नोन है ना, तो हम ए निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन नोन है, तो हम लोग दूसरा निकाल सकते हैं ऑटोमेटिकली। सेम गोज विथ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी या ए बाय बी, तो इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली फंक्शन a by b, function a and y x, sorry, function x and y, function x and y upon function y। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन x2 by x1 is equals to function x1 x2 upon function x1। ये क्या है? आप पूछोगे ये क्या है? सो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग रैंडम वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन रैंडम वेरिएबल when multivariate distribution is already obtained or been defined। ओके, अब हम लोग ने क्या किया कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में x2 और x1 obtained from फंक्शन x, मतलब अगर हमें x2 निकालना है और हमें x1 दिया हुआ है डिफाइंड, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा के कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हैं। तो ये था बेसिकली कॉन्सेप्ट कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का, काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, और ये हमारा मेन लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, हम इसे इससे भी पढ़ेंगे अभी। रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, इसे आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। सो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन पे अब हम लोग बात करेंगे। मल्टीवेरिएट रिग्रेशन को समझने से पहले आप ये समझिए कि रिग्रेशन क्या होता है। उससे पहले उसके बाद आप समझ में आएगा कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे मल्टीवेरिएट रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन बेसिकली एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस बोलिए, बेसिकली एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जो कि 1990 1990s में मशीन लर्निंग में इम्प्लीमेंट हुआ था। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक प्री डिफाइंड डेटा होता है, डेटा गिवन होता है। इस डेटा के हेल्प से बेसिकली आप समझो कि एक एवरेज एवरेज निकालने का, इस डेटा के हेल्प से हम लोग कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं या फ्यूचर डेटा प्रिडिक्शन करते हैं। इस प्रोसेस को रिग्रेशन कहते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अगर आपके 5 टेस्ट में 5 टेस्ट हुए आपके, अगर वो टेस्ट 40 नंबर का था, अगर आपके उसमें 30 नंबर आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप छठा टेस्ट देंगे तो आपके अप्रोक्सीमेटली उस टेस्ट में भी 30 नंबर ही आएंगे। ये कैसे किया मैंने? आपने छठा टेस्ट दिया भी नहीं है अभी, पर मैंने ये प्रिडिक्ट कैसे कर लिया कि अगर आपके छठे टेस्ट में भी 30 नंबर के अप्रोक्सी आएंगे? क्योंकि मैंने जितने भी गिवन डेटा थे, 5 गिवन डेटा थे जिसमें आपके 30 नंबर आए थे, उसको लिया, उसके एवरेज निकाला और फिर आने वाले डेटा को प्रिडिक्ट कर लिया। दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिग्रेशन। यही है रिग्रेशन, एक एवरेज, एक प्रिडिक्शन। रिग्रेशन हम समझ गए। अब हम समझते हैं कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे मल्टीवेरिएट रिग्रेशन पे। सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड, इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ यूजिंग डिफाइंड वेरिएबल्स टू प्रिडिक्ट द आउटकम्स। जब वेरिएबल्स डिफाइंड हो, उसके बाद हम लोग आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, सो multilinear regression is extension of ordinary least square regression। बेसिकली लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन कुछ नहीं, एवरेज को ही बोलता है। उसमें हम लोग एवरेज में ही लीस्ट स्क्वायर, मतलब स्क्वायरिंग में स्क्वायरिंग करके फॉर्मूला लगा के यूज करते हैं, पर उसका एक्सटेंशन है एक मल्टीलीनियर रिग्रेशन। मल्टीलीनियर रिग्रेशन को हम लोग डिनोट करते हैं वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन आई प्लस बीटा टू एक्स टू आई प्लस डॉट डॉट बीटा के एक्स के आई प्लस एप्सिलॉन आई। एप्सिलॉन बेसिकली हमारा एरर में काम आता है। इन सबको हम लोग सिंपल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन। इसमें बीटा क्या है? इसमें बीटा है रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन जब भी होता है उसका रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। एक्स आई क्या है? एक्स आई है डिफाइंड और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, वो वेरिएबल जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, वो 5 टेस्ट के मार्क्स जो कि आपको गिवन है। और एक्स क्या है? एक्स आई क्या है? एक्स आई है रिस्पॉन्स वेरिएबल जिसको निकालना है हमें। इसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कहीं ना कहीं रिग्रेशन में कुछ एरर भी होंगे, तो उस एरर को हम लोग एप्सिलॉन में, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। रिस्पांस वेरिएबल को ऐसे डिनोट करते हैं। और डेटा मैट्रिक्स, ये एक्स अपना डेटा मैट्रिक्स है,
बीटा हमारा क्या था, बीटा हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट था, ठीक है। अब हम लोग ये जो जनरलाइज्ड फॉर्म है, एक मिनट, इस जनरलाइज्ड फॉर्म को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे y का वैल्यू y से n तक, x का वैल्यू एक प्रॉपर मैट्रिक्स, बीटा का वैल्यू मैट्रिक्स, और एरर का भी अपना एक मैट्रिक्स रहेगा। ये हमने पढ़ा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल हटा दो, लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन मीन्स इसमें जो ये कॉफिशिएंट है, देखो ये लीनियर है। अगर हम कॉफिशिएंट को बढ़ा दें, n टाइम्स कर दें, अगर हम लोग इसका रिस्पॉन्स को भी बढ़ा दें, तो ये बन जाएगा मल्टीवेरिएट रिग्रेशन। कैसे देखते हैं, ये देखो सेम चीज, कॉन्ट्रैक्ट, ये है। इसके रिस्पॉन्स को हमने बढ़ा दिया, एक्स तो सेम है, इसके कोफिशिएंट को बढ़ा दिया, एरर को भी बढ़ा दिया। ये सब करने के बाद ये रिग्रेशन बन जाता है मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन रिलेट्स मोर देन वन प्रेडिक्टर और मोर देन वन रिस्पॉन्स, जिसके रिस्पॉन्स भी एक से अधिक हो और जिसके कोफिशिएंट या प्रेडिक्टर भी एक से अधिक हो, एरर भी एक से अधिक है, देख लो, ठीक है। सो वाई बी एन क्रॉस पी, आप इसे देख सकते हो मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स के साइज नोट करने का तरीका। नेक्स्ट इस मैट्रिक्स को अब हम लोग ये लिख सकते हैं सेम, जो हमारा जनरलाइज फॉर्म था, y इज इक्वल्स टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का वैल्यू बताओ, एप्सिलॉन, देखो कोई भी रिग्रेशन में हमारे पास एप्सिलॉन आ रहा है, तो हर एक क्वेश्चन में हम क्या चाहते हैं, एरर मिनिमाइज हो, तो हम चाहते हैं ये एप्सिलॉन हमेशा मिनिमाइज हो। तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, इधर चला जाएगा तो y माइनस एक्स बीटा, तो ऑन स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बेसिकली एक टेक्निक है जो हमें अभी नहीं पढ़ना, मतलब सिलेबस में भी नहीं है। उसके हेल्प से हम लोग इस एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन ट्रांसपोज एप्सिलॉन। और टोटल एरर कितना आएगा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से n तक एप्सिलॉन आई पी स्क्वायर, ये आने वाला टोटल एरर। अब हम चाहते हैं वी नीड टू मिनिमाइज द एरर, दैट इज ई ट्रांसपोज ई, सॉरी एप्सिलॉन ट्रांसपोज एप्सिलॉन को हमें मिनिमाइज करना है इस मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग उसके पहले तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। एक मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, उसके डायगोनल एलिमेंट्स को सम करके, तो डायगोनल एलिमेंट्स को सम किए, सेम इतना है। इक्वेशन 2 माने इसको, इक्वेशन 1 माने थे हम लोग जनरल फॉर्म को। अब इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनल इक्वेशन ये आएगा, एक्स ट्रांसपोज एक्स का होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, डन। ये इक्वेशन आया हमारा एरर को मिनिमाइज करने के बाद। इस पे अगर न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपका, अगर आपका न्यूमेरिकल आया कि आपको ये बताओ कि आपको ये दे देगा, एक्स वाई दे देगा, और बोलेगा आपको कि इसके एरर को मिनिमाइज करो, तो आपको सीधा ये फॉर्मूला लगा देना है, सीधा सीधा आपको वैल्यू पुट करना है, ट्रांसपोज निकालना है, वैल्यू पुट करना है, सीधा आंसर आएगा एक बार में आपका। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, इसके हेल्प से आप सीधा बी वेक्टर भी निकाल सकते हो, कोफिशिएंट का वेक्टर क्या होता है, तो बेसिकली तो नो नहीं था हमारे पास। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, हमारा लास्ट टॉपिक था एस्टिमेशन एंड पैरामीटर्स। सो बेसिकली एस्टिमेशन पैरामीटर्स हमने दो तरह के ऑलरेडी डिस्कस किया था, मीन वैल्यू और कोवेरिएंस मैट्रिक्स। मीन वैल्यू क्या होता है, मीन वैल्यू मतलब अगर आपको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे देगा, और अगर आपको बोलेगा उसका एस्टिमेशन निकालो, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स जो भी निकालो, तो सबसे पहले आपको मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। मीन वैल्यू निकालने के लिए आपको ऊपर ही किसी मेथड में था मीन वैल्यू निकालना, जो कि इजी है, और कोवेरिएंस निकालना दूसरा एस्टिमेशन, कोवेरिएंस ऑफ एक्स। सो लाइक मीन वैल्यू यू आई इज इक्वल्स टू ई एक्स आई, और कोवेरिएंस आर, ये आर हो सकता है, आर आई जे इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स डॉट कोवेरिएंस ऑफ जे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स आई एंड एक्स जे। एक्स आई एक्स जे क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है। तो हमने फर्स्ट यूनिट पूरी डिस्कस कर ली। बेसिकली आपको टिप दूं मैं थोड़ा, तो फर्स्ट यूनिट नॉर्मल मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली डील करता है रैंडम वेरिएबल्स पे। इसमें जो भी वेरिएबल्स हम लोग ले रहे थे, वो वेरिएबल रैंडम था। इसमें हम लोग के पास नॉन वेरिएबल नहीं था, या तो हमारे पास एक नॉन वेरिएबल था जिसके थ्रू हम लोग एक वेरिएबल प्रेडिक्ट करना था या डिफाइन करना था, एक डिफाइंड वेरिएबल के थ्रू। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म होता है। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस एंड जो भी आपको
पढ़ना हो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।